हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। अच्छा, एक तो ना मैंने आज आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया है, वो जो रुचि ने मुझे टॉपिक्स दिए थे ना जो रहते हैं, तो उनमें से 4 या 5 पेजेस शेयर किए हैं आयुर्वेदिक वाली बुक में से। वो 4 पेज फ्रंट के हैं सूतिका रोग जो अपने सिलेबस के हैं, और एक मक्कल है। तो मक्कल जो है यानी डिलीवरी के बाद जो एब्डोमेन में पेन होती है लेडी को, यानी यूट्रस जो बहुत बिग साइज़ होता है धीरे धीरे वो इन्वोल्यूट होता है, और जो स्मॉल होने में जो उसको पेन होती है, या कुछ मेम्ब्रेन या प्लेसेंटा के पार्ट अगर रह जाएं तब पेन होती है, तो उस तरह का एक टॉपिक है। और एक सूतिका रोग है कि डिलीवरी के बाद फीवर होगा, योनि शैथिल्य, योनि क्षत, अडीमा, वो सारे ज्वर वगैरह। तो यानी आयुर्वेदिक है, उसमें से 3-4 डिजीज़ हैं जो मैं तुम्हें उनमें से जो, जैसे एक तो सेप्सिस है फीवर वाला, और एक स्वेलिंग वाला, एक योनि क्षति, ये मॉडर्न भी करेंगे हम। बाकी छोटे छोटे डिजीज़ हैं उनके साथ साथ एक एक ट्रीटमेंट है। तो ये 3 या 4 पेज आप लर्न करोगे, और परसों के लिए मैंने शेयर कर दिए। जिनके पास बुक नहीं है, इस बुक में इसी पेजेस को आप प्रिंट निकाल के पढ़ लो या मोबाइल से पढ़ लेना, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपको खुद ही करने हैं, इसमें मेरे बताने का कुछ नहीं। वो साथ साथ मैंने कहा था ना कि पैरेलल हम लोग करेंगे, तो उसको हम कर रहे हैं अब साथ साथ, ठीक है। अंडरस्टैंड? यस मैम। हाँ, तो चलो अभी ये सूतिका रोग वाली मेरी बात ख़त्म होगी। इसमें सूतिका काल में कुछ परिवर्तन भी होते हैं डिलीवरी के बाद, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं अलग से मॉडर्न वाला करा दूंगी। आयुर्वेदिक में से नहीं हमने करना, जो जो चेंजेस आते हैं शरीर में। तो अभी हमारा वो जो टॉपिक चल रहा था ना एंटीनेटल केयर वाला, उसमें एंटीनेटल केयर और एडवाइस तो हो गई थी, पर उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे हम असेसमेंट कर रहे थे एंटीनेटल असेसमेंट, तो तुम्हारी बुक में से मैं करवा रही थी पेज नंबर 106 और 107 से। तो उसमें लास्ट जो बायोकेमिकल वाला चल रहा था, MSAFP, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, या फिटो ओनली अल्फा फिटोप्रोटीन फ्रॉम द फिटस। तो उसमें 3 तरह के टेस्ट करते हैं। MSAFP करते हैं, एसिटाइल कोलाइन इस्ट्रेज वाला करते हैं, और इनहिबिन ए करते हैं। बस इसमें तुमने इतना ही बताना है कि ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इससे समझ में आते हैं, ठीक है। तो अगर MSAFP मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन अगर हमने किया, तो अगर वो 85% में तो ये ठीक आता है, परंतु 15% में फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है। तो उसको कवर करने के लिए ये 2 टेस्ट हैं, एसिटाइल कोलाइन इस्ट्रेस और दूसरा है इनहिबिन ए। तो यानी जो इनहिबिन ए है, अगर इसका रेज्ड लेवल आता है तो मतलब उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ध्यान में रखना है। फिर से बता रही हूँ, अगर अल्फा फिटोप्रोटीन ज़्यादा है तो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, और 85% का राइट डायग्नोसिस हो जाता है, और 15 में वो फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। तो उसके लिए ये 2 टेस्ट बाद वाले, एसिटाइल कोलाइन इस्ट्रेज और इनहिबिन ए करते हैं। अगर इनहिबिन ए रेज्ड आया मतलब डाउन सिंड्रोम वाला बेबी होगा उसको, और अगर एसिटाइल कोलाइन एलिवेटेड आया, उसको शॉर्ट में याद रख लेना ACHE, ACHE। इफ इट इज़ रेज्ड देन अगेन द बेबी विल बी विद ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बस 2 चीज़ें याद रख लेना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड डाउन सिंड्रोम। और उनमें से भी इनहिबिन वाले के साथ डाउन आई के साथ D याद रख लेना, और जो एसिटाइल कोलाइन वाला है और प्लस मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन है, अगर ये दोनों में से कोई भी रेज्ड आता है तो मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। क्लियर हो गया? बस इतना ही करना है। इसमें बुक में बहुत थ्योरेटिकल लंबा चौड़ा दिया है, तो हम लोगों को MD DM के लेवल के नहीं, अभी UG लेवल पे मैं करवा रही हूँ तुम लोगों को। अब दूसरा एक और टेस्ट है, यानी फर्दर जेनिटल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, CVS की फुल फॉर्म है कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। तो ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर को समझने के लिए होता है। तो मोस्टली या तो थ्रू सर्विक्स या फिर थ्रू एब्डोमेन ये टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। और अगर ये बहुत अर्ली करेंगे, यानी 10 to 12 वीक्स के बीच में करते हैं, तो लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट, यानी लिम्ब छोटे हो जाएंगे बच्चे के, जो पैदा होगा जितनी उसकी प्रोपोर्शनली 4 आर्म या अपर आर्म होनी चाहिए उससे कम हो जाएगी। तो इसलिए बहुत अर्ली इसको नहीं करना चाहिए। और इसका जो रिज़ल्ट है वो 24 आवर्स में हमें पता चल जाता है, जो भी डायग्नोसिस इसका होता है। और अगर इसमें कुछ डिफेक्ट हमें मिलता है, जेनेटिक डिसऑर्डर समझ में आ रहा है, तो हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं, यानी 10 से 12 हफ्ते के बीच में करना चाहिए। अगर उससे पहले करोगे तो बेबी में ये डिफेक्ट आ जाएगा, लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट, ठीक है।
तो ये एक CVS वाला था। और दूसरा होता है कॉर्डोसेंटेसिस। कॉर्ड जो बच्चे की कॉर्ड है उसमें से वीनस ब्लड लेते हैं, उसमें सैंपल से टेस्ट कर लेते हैं। उसमें मेन टेस्ट तो मतलब हेमेटोलॉजिकल होता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है तो उससे समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ यानी कि एंटीबॉडीज़ ज़्यादा हो रही हैं। तो हमें बाहर से ही यानी थ्रू एब्डोमेन ही बच्चे का कभी ब्लड भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये इसके लिए टेस्ट होता है कॉर्डोसेंटेसिस, यानी कॉर्ड के थ्रू ब्लड लेना है। उसके लिए अगर थोड़ा प्रोसीजर बताऊं तो बता देती हूँ। A22 नीडल 22 नंबर नीडल लेनी है जो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, और इसको मदर के एब्डोमेन के थ्रू अंडर अल्ट्रासोनोग्राफी है ना, इसको इंसर्ट करते हैं और नीडल इज पास्ड इनटू द अम्बिलिकल वेन। 1 से 2 सेंटीमीटर तक अम्बिलिकल वेन में चली जाएगी तो 1.5-2 ml ब्लड ले लेते हैं और उस ब्लड सैंपल को टेस्ट कर लेते हैं। उसमें मेन जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए टेस्ट भी करते हैं। और अगर तुमने ये इंटरफियरेंस की यानी कि कॉर्डोसेंटेसिस, सिंटेसिस मीन्स पंक्चर, कॉर्ड मीन्स कॉर्ड, कॉर्ड में अगर पंक्चर किया और मदर अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है, तो तुम्हें एंटी-डी हाफ डोज यानी 100 म्यूग्राम उसी समय IM लगाना चाहिए। और बाकी उससे वही समझ में आ जाता है कि अगर फीटस में HB कम है तो बाहर से ब्लड दो उसको। अगर एंटी-डी ज़्यादा बन रहा है, एंटीबॉडी ज़्यादा बन रहा है तो उसको पैदा होते ही डेथ ना हो जाए या जॉन्डिस ना हो जाए, उसके लिए बाहर से फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रा एम्ब्रियोनिक पीरियड में या इंट्राफीटल गर्भावस्था में ही उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है बाहर से। तो इसका ये यानी बहुत एडवांस टेक्निक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया ये दोनों चीज़ें। क्लियर? अब उसके बाद मेन जो है अभी ये अर्ली प्रेगनेंसी का था सारा कुछ। अर्ली प्रेगनेंसी के सारे पॉइंट ध्यान में हैं या रिपीट करूं बता दो, नहीं तो फिर लेट प्रेगनेंसी की एंटीनेटल असेसमेंट बता देती हूँ। अर्ली प्रेगनेंसी में हम क्या क्या असेस करते हैं ध्यान में है सबको? पूछूं? बोलो बोलो। कुछ नहीं है, तुमने ये ध्यान रखना है कि अर्ली प्रेगनेंसी में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, चलो शॉर्टकट्स। पेशेंट आया अपने पास अर्ली प्रेगनेंसी में, हमने मेन रिकॉर्ड जो OPD स्लिप पे लिखते हैं ना, माँ की हाइट, माँ का वेट, माँ का ब्लड प्रेशर, मदर की वो जो फंडल हाइट है, हर बार 12 वीक्स के बाद कितनी कितनी वो फंडल हाइट बढ़ रही है। फिर एब्डोमल गर्थ मैंने बताया था, अम्बिलिकस से नाप लेते हैं फीते से, ठीक है। क्लिनिकल असेसमेंट कर लेते हैं, उसके फीटल पार्ट्स देख लेते हैं, फीटल हार्ट सुन लेते हैं, लाइकर हमें समझ में आता है, लाइकर कम तो नहीं लग रहा। अगर तुम एब्डोमेन पे हाथ रखोगे, अगर सिर्फ फीटल पार्ट्स फील हो रहे हैं तो फ्लूइड भी फील होता है। जो जिसका फ्लूइड ज़्यादा है वो भी समझ में आएगा, जिसका बहुत कम लग रहा है वो भी समझ में आएगा। क्लियर? तो ये तो थी सिंपल चीज़ें जो तुम अपने हाथ से देख लोगे। और जो स्पेशल चीज़ें थी उसमें ये सारे थे जो हम क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं। उसमें भी तुमने 3 टेस्ट वो मैंने बताए हैं जो याद रखने हैं बायोकेमिकल में। एक है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन के लिए, एक इनहिबिन वाला, और तीसरा एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। फिर भी उससे नहीं और एडवांस करना है तो कोरियोनिक विलाई के लिए टेस्ट करते हैं सैंपल लेके, या कॉर्डोसेंटेसिस करते हैं। ये 5 स्पेशल टेस्ट याद रख लेना, ठीक। चलो आगे, अर्ली प्रेगनेंसी का समझ में आ गया असेसमेंट। चलो अभी लेट प्रेगनेंसी के लिए चलते हैं। अब लेट प्रेगनेंसी में ना तुमने हर चीज का पॉइंट, मैम एक बार हाँ बोलो। वो टेटनस का जो इंजेक्शन है वो बता दो मैम, किस टाइम लगते हैं? बस 4th मंथ के बाद आपने पेशेंट को कहना लगवा लेना, यानी 16 हफ्ते जब प्रेगनेंसी हो उसको टोटल, है ना, मैं ल्यूनर मंथ के हिसाब से बता रही हूँ। तो उसके बाद मान लो कोई पेशेंट तो आ जाता है 4 महीने कंप्लीट करके, कोई 4.5, कोई बात नहीं, 5वें में भी आए कोई बात नहीं। फर्स्ट डोज जब तुम दे दोगे उसको उसी डेट पे अगले महीने बुला लेना। तो 2 डोज देनी है, हाफ CC TT। क्लियर? हाँ। इसमें तुम्हें एक और बता देती हूँ, चलो टेक्निकल चीज़ें कुछ होती हैं। पहले ना ATS का इंजेक्शन आता था, अभी टेटनस टॉक्साइड आता है। तो हम जो ATS लगाते थे वो 1 cc लगाते थे, अब TT आता है तो तुमने TT ही लगाना है, ATS नहीं लगाना। ATS पता है कब लगता था? जब पुराने ज़माने में कहते थे गोबर में पैर लग गया उसको टेटनस हो गया। वो क्या था, पैर में इंजरी होती थी, गोबर में टेटनस का बैक्टीरिया होता था, तो वो गोबर से पैर के थ्रू टेटनस होता था, समझ गए?
तो इस तरह से, तो उस समय वो ATS का सिस्टम था। अभी क्या है कि हमने प्रिवेंटिव देना है बेबी को पहले से ही, तो TT लगेगा, ATS नहीं लगेगा। ATS अब भी लगता है, जिनको टेटनस हो जाता है वो उस तरह से, बाहर से इंजरी हुई, बाहर से, समझ गए, बाहर से डस्ट के थ्रू तुम्हें टेटनस मिल गया। ये हम प्रिवेंटिव दे रहे हैं कि बच्चा जब पैदा होगा, जब इंस्ट्रूमेंट हैंडल होंगे, उससे पहले ही हमने TT लगा दिया। फ़र्क हो गया, समझ आ गया ना? TT लगाना है। हाँ हाँ, चलो। अब ये जो बायोफिजिकल थे, इसमें वो बायोकेमिकल टेस्ट थे जो 5 मैंने बताए, मदर सीरम वाले, इनहिबिन वाले, है ना, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग वाला, कोर्डोसेंटेसिस, ये थे बायोकेमिकल टेस्ट। अब बायोफिजिकल में, मतलब फिजिकल, उसके लिए बच्चे के लिए जो अर्ली प्रेगनेंसी है, यानी कि पहले 16 हफ्ते तक लगा लो अर्ली प्रेगनेंसी में, उसमें हमें बायोफिजिकल में मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी हम कराते हैं, और उसमें सपोज हमें क्राउन रम्प लेंथ अगर हमें स्मॉल मिल रही है, क्राउन रम्प लेंथ मीन्स क्राउन ये है, रम्प पैर का तलवा है, तो टोटल लेंथ, हाइट नहीं कहते, जब तक गर्भावस्था में है ना, बच्चा सीधा नहीं खड़ा हो सकता, हम सीधे खड़े होते हैं दीवार के साथ, तो हमारी हाइट है, उसकी क्राउन रम्प लेंथ मापते हैं थ्रू कंप्यूटर, थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर वो CRL यानी कम होती है, जितनी की गेस्टेशनल एज है, उसमें हमने कोरस्पॉन्डिंग किया हुआ है कि इतने वीक्स में इतनी लेंथ होनी चाहिए बच्चे की, मासन मासिक में पढ़ते हो तुम लोग, तो वो उसमें भी हमें समझ आ रहा है कि अगर क्राउन रम्प लेंथ अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज कम आ रही है, तो तुमने 2-3 शब्द याद रखने हैं, एबनॉर्मेलिटी एंड एनॉमलीज ऑफ क्रोमोसोम्स, ट्राइपोडी, ट्राइप्लॉडी, मोनोक्रोमी, ऐसे ऐसे। तो सिर्फ एबनॉर्मेलिटी और एनॉमली ऑफ क्रोमोसोम हो सकती है अगर CRL कम है। एक सेकेंड, बायोफिजिकल की बात कर रहे थे, तो अगर CRL कम आ रही है तो तुमने सोचना कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। इसी तरह से एक नेज़ल बोन होती है, ये नेज़ल बोन है ना, अगर ये भी अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें 10 to 12 वीक्स की एज में कम मिल रही है तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है। बस ये 2 शब्द याद रख लेना बायोफिजिकल में। बायोफिजिकल में पूरी बॉडी की लेंथ एज पर गेस्टेशनल एज। एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे 40 वीक्स टोटल मानते हैं हम पूरी गर्भावस्था, गेस्टेशनल एज, और उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे की हाइट होती है वो 20 इंच यानी 50 सेंटीमीटर होती है ना। तो यानी अगर 40 हफ्ते वाला बच्चा, 40 वीक्स वाला बच्चा अगर 50 सेंटीमीटर है तो नॉर्मल है, और +2- स्टैंडर्ड डेविएशन हम मान लेंगे। परंतु अगर उसकी हाइट 35 है, होनी चाहिए 50, तो बहुत लो हो गई ना, तो फिर हमें यानी उसको टर्म पे नहीं, अर्ली प्रेगनेंसी में ही हमने डिटेक्ट करना है। पहले 14 हफ्ते में ही अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। अगर वो क्राउन रम्प लेंथ इज़ पैरेलल टू द गेस्टेशनल एज, दैट इज़ गुड, और अगर नहीं है तो फिर हमने क्रोमोसोमल डिफेक्ट का सोचना है। और इसी तरह नेज़ल बोन अगर नहीं है तब भी सोचना है तुमने कि इसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो 2 पॉइंट ये हो गए। और तीसरा एंटी होता है, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, ये भी उसी के थ्रू हो जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू, और उसमें भी वही क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है। 3 पॉइंट हो गए। अब नेज़ल बोन N भी याद रखना है, क्राउन रम्प लेंथ याद रखना है, और तीसरा न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। तीनों बायोफिजिकल टेस्ट हैं, तीनों अल्ट्रासोनोग्राफी से होते हैं। उनमें से नेज़ल बोन डिफेक्ट हुआ तो मतलब डाउन सिंड्रोम हो सकता है, और पहले दोनों वाले में हमने सोचना है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, बस उतना ही बहुत है। एबनॉर्मेलिटी या एनॉमली ऑफ क्रोमोसोम, ट्राइसोमी, ट्राइप्लॉडी, मोनोक्रोमी, ये हो सकता है। बायोफिजिकल क्लियर? शनि 07 रोल नंबर बोलो। जी मैम। ओके, उसके बाद अब फिर से हम, अभी अर्ली प्रेगनेंसी की बातें खत्म हो गई, अब लेट प्रेगनेंसी की बात करने हैं। तो अर्ली में समझो हमने 16 हफ्ते तक लिया था, लेट प्रेगनेंसी में 16 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते की बात है। उसमें भी फिर हमने क्लिनिकली देखना है कि फीटल ग्रोथ, ऐसे बाय हैंड कर देखते हो ना, एब्डोमेन से फीटल हार्ट रेट देखते हो, फीटल एक्टिविटीज़ देखते हो, वो सब। तो उसके लिए फिर बायोकेमिकल टेस्ट जो रहेगा वो होगा पल्मोनरी मैच्योरिटी के लिए, लंग मैच्योरिटी के लिए, ठीक है। और जो बायोफिजिकल रहेगा उसमें हमने बच्चे की ग्रोथ भी देखनी है, CNS भी देखना है, हाइपोक्सिया तो नहीं हो गया वो भी देखना है। तो उसके लिए 6-7 टेस्ट रहेंगे। तो बायोकेमिकल में सिर्फ हमने पल्मोनरी मैच्योरिटी देखनी है।
तो बायोकेमिकल के पल्मोनरी मैच्योरिटी के वैसे तो 8-9 टेस्ट दिए हुए हैं, पर हम लोग MD-DM नहीं कर रहे, इसलिए यूजी लेवल पे मैं 2-3 टेस्ट तुम्हें सिखा देती हूँ। तुम लिख देना कि इसके अलावा भी बहुत से टेस्ट होते हैं, पर हम 1-2 टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। तो अब वो जो लंग मैच्योरिटी है दैट इज़ कंसर्न्ड विद पल्मोनरी सरफेक्टेंट, याद रखना ये वर्ड, पल्मोनरी सरफेक्टेंट। ये क्या है कि एल्वियोलर सेल्स जो होते हैं ना उसके अंदर यानी कि ये पल्मोनरी सरफेक्टेंट रिलीज़ होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं लंग्स के एल्वियोलाई के थ्रू, और फिर उसके बाद वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। और पेज निकालो अगला, ये नहीं, और आगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जिस पे लिखा हुआ है ना असेसमेंट ऑफ फीटल पल्मोनरी मैच्योरिटी। इतना छोटा दिख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, बड़ा करो। और हाँ, इससे ऊपर वाला थोड़ा और ऊपर, और ऊपर, यानी इससे पहला पेज खोलो बेटा, और पहला, और यस थोड़ा सा और ऊपर। हाँ, हेडिंग कहाँ है इसका? नो 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 नो, रुको रुको रुको, हेडिंग देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, असेसमेंट ऑफ फीटल पल्मोनरी मैच्योरिटी। वो जो आ रही है ना कलर्ड से, दिखाना दोबारा से। पेज नंबर 124 पे देखो, पेज नंबर 120 है मेरी बुक में 111 नंबर। हाँ, ये है ना अदर इन्वेस्टिगेशंस इन लेट प्रेगनेंसी। हाँ, इसमें थोड़ा बड़ा करो इसका फॉन्ट। तुम्हें दिख रहा है सबको अच्छे से? हाँ 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 हाँ, बस 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 बस। ये देखो, टेस्ट फॉर फीटल पल्मोनरी मैच्योरिटी है ना। तो जो बायो केमिकल टेस्ट हम कर रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं, यानी एमनियोटिक फ्लूइड हम नीडल से थ्रू एब्डोमेन ले रहे हैं, ठीक है। अब उसमें हम 2 चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, एक तो वही RH इम्यूनिटी के बारे में है ना, और आइसो इम्यूनिटी के बारे में, और दूसरा पल्मोनरी मैच्योरिटी। अब ये पूरा थीसिस करने बैठेंगे तो तुम पगला जाओगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ तुम्हें कि तुमने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हम मैं तो ना लगाऊं, आज साफ कर दी, मैं तो कुछ भी ना करूं। हाँ, हेलो, म्यूट करो भाई, किसी का अनम्यूट हो रहा है। हाँ हाँ जी मैम, कर दिया मैम। कर दिया ना। हाँ, पल्मोनरी मैच्योरिटी को हमने किस लिए देखना है? सिर्फ उन बच्चों में देखना है, उन मदर्स में देखना है जिनको कोई हमें डर है कि ये इसका टाइम से पहले ना डिलीवरी हो जाए, प्री टर्म ना हो जाए, है ना। यानी बिल्कुल प्रेशियस कंडीशंस हैं जिनमें हमें डर है कि प्री टर्म लेबर में ना चला जाए पेशेंट, प्री मैच्योर ना हो जाए। जैसे एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है ना, सेप्टम है तो छोटा स्पेस मिल रहा है बच्चे को, तो नेचुरली वो डिलीवरी फुल टर्म नहीं जाती, टाइम से पहले ही हो जाती है। तो यानी जहाँ RDS का डर है हमें, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का डर है हमें, वहाँ पे हम लंग मैच्योरिटी के लिए सोचते हैं। और लंग मैच्योरिटी के लिए इसमें RDS जो मेन RDS मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वो कब होगा? जब डेफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सरफेक्टेंट होगी। बस इतना ही याद रखना है तुमने, बहुत लंबा नहीं करना हमने थ्योरेटिकली, कि पल्मोनरी सरफेक्टेंट अगर लेस होगा तो RDS हो सकता है, यानी लंग मैच्योरिटी कम होगी तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। और उसको टेस्ट करने के लिए हमने 2-3 टेस्ट ही बताने हैं। एक तो जो फर्स्ट टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें सरफेक्टेंट को टेस्ट करने के लिए हम L/S रेशो यानी लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन रेशो देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। और उसमें एक लास्ट वर्ड ही याद रख लेना कि अगर 2 से ज़्यादा है तो मतलब पल्मोनरी मैच्योरिटी है, और अगर 2 से कम है तो पल्मोनरी मैच्योरिटी नहीं है। बस इतना ही करना है हमने कि जहाँ हमें डर है कि पेशेंट डिलीवरी का टाइम जो हम कह रहे हैं ना 37 वीक्स, यानी 29 से 37 वीक्स के बीच में अगर कोई लेबर में जा रहा है, या प्री टर्म लेबर के चांस है, या शुरू से ही उसका ओलिगोहाइड्रोएमनियोस चल रहा है, कहीं लीकिंग चल रही है, कहीं एमनियोटिक फ्लूइड का AFI इंडेक्स कम आ रहा है,
तो उन कंडीशंस में हमने पल्मोनरी मैच्योरिटी के बारे में सोचना है। तो पल्मोनरी मैच्योरिटी को समझने के लिए जो फर्स्ट टेस्ट मैंने बताया है वो है एलएस रेशो। बस उसमें आपने इतना ही लिखना है कि इफ़, अगर तो तुम्हें ये दो शब्द याद रह सकते हैं लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन तो लिख देना, अगर भूल गए तो फिर भी L/S रेशो लिखोगे वो भी बहुत है। L/S रेशो इज़ मोर देन 2 या 2, दैट इज़ गुड, यानी लंग मैच्योरिटी ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। एक दूसरा शेक और बबल टेस्ट, ये नोट कर लो, पीजी क्वेश्चन में आता है शेक टेस्ट और बबल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या करते हैं हम कि एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और उसके अंदर एक इथेनॉल, यानी कि उसमें डाइल्यूशन चेंज करते रहते हैं, इंक्रीजिंग डाइल्यूशन होती रहती है उसकी एमनियोटिक फ्लूइड की, मिक्सड विद 96% इथेनॉल। इसको फिर ऐसे हिलाते हैं, अच्छे से शेक करते हैं। जब शेक करते हैं तो 15 मिनट के बाद वो जो अपर लेवल होता है ना उसकी टेस्ट ट्यूब का अपर मेनिस्कस होता है, उसमें बबल्स आ जाते हैं। शेक टेस्ट एंड बबल टेस्ट समझ में आ रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड लेना है, इंक्रीजिंग डाइल्यूशन के साथ इसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको शेक करते हैं 96% इथेनॉल के साथ, और फिर अगर उसके ऊपर मेनिस्कस के ऊपर छोटी सी बबल्स बन जाते हैं, उसको क्लेमेट भी बोलते हैं, क्लेमेंट, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है तो टेस्ट पॉजिटिव है एंड इट इंडिकेट्स मैच्योरिटी ऑफ लंग्स। लंग मैच्योरिटी टेस्ट करनी है हमने अगर प्रीटर्म लेबर की संभावना है, और उसके लिए एक तो एलएस रेशो अगर 2 है तो दैट इज़ गुड, मतलब लंग मैच्योरिटी है। दूसरा ये शेक एंड बबल टेस्ट है, इसमें इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के साथ इथेनॉल का टेस्ट है ये। इसको 15 मिनट तक रख देते हैं, फिर ऊपर जो टॉप वाला मेनिस्कस है अगर वहाँ पे बबल्स हैं तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव मीन्स ओके गुड, यानी पल्मोनरी मैच्योरिटी इज़ पॉजिटिव। एक थर्ड टेस्ट कर लेना, फोम स्टेबिलिटी टेस्ट। अच्छा, ये बबल टेस्ट और एफएसआई टेस्ट वाइवा में या पीजी एंट्रेंस में पूछ लेते हैं कि दीज टेस्ट आर यूज फॉर व्हाट, दीज टेस्ट आर यूज फॉर असेसिंग द पल्मोनरी मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये भी इसी के लिए यूज होता है। एफएसआई मीन्स फोम स्टेबिलिटी इंडेक्स, तो इसमें भी एफएसआई अगर वो लैब वाला ही बता देगा, अगर एफएसआई मोर देन 47 है तो इट मीन्स देयर इज़ नो रिस्क ऑफ आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नहीं होगा, यानी लंग मैच्योरिटी ठीक है। तो 3 टेस्ट हमने करने हैं, बहुत है, इसमें 8-9 है, कोई ज़रूरत नहीं करने की, उतने में तुम अपने असली टॉपिक से बाहर ही निकल जाओगे, तो हमारे लिए इतने ही काफ़ी हैं। ओके, या और करना चाहते हो तो बता दो, मैं तो सारी करा दूंगी, और उसमें क्या है सारा उबड़ खाबड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि लंग मैच्योरिटी टेस्ट करनी है, और उसमें से जो भी लैब में टेस्ट अवेलेबल होते हैं वो अपने हिसाब से करके देते हैं और लिख के देते हैं कि ये टेस्ट है या नहीं, हमें जस्ट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। चलें आगे। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट जो है असेसमेंट ऑफ आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन है, दूसरा टेस्ट, वो भी उसी में सीरम बिलीरुबिन जो जिस तरह से करते हो ना, ऐसे एमनियोसेंटेसिस करते हैं, बिलीरुबिन का टेस्ट करते हैं। उसमें भी बस तुमने इतना ही याद रखना है, इफ़ ऑप्टिकल डेंसिटी डिफर्स एट 450 nm इट गिव्स प्रेडिक्शन ऑफ सिविरिटी ऑफ फीटल हेमोलाइसिस। यहाँ पे अंदर जो है एंटीबॉडीज ज़्यादा बन गए हैं, माँ का नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, फीटल हेमोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है। और अगर ये 450 nm अगर है, यानी इतना डिफरेंस है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, और वो जो तुम टेस्ट कर रहे हो उन दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस चेक करते हैं। अगर डेंसिटी ज़्यादा हो रही है ना एमनियोटिक फ्लूइड की तो ये डेंजरस है, हेमोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है ना, यानी आप समझो एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल कलरलेस पानी था, उसके अंदर कोई चीज़ें मिलती जा रही हैं, वो गाढ़ा होता जा रहा है, और गाढ़ा होता जा रहा है वो कहाँ से हो रहा है? जो हेमोलाइसिस हो रहा है, और वो सेल्स इसमें मिली जा रही हैं। तो मतलब मोटे तौर पे नॉन टेक्निकल तरीके से मैंने बता दिया, तुमने सिर्फ इसकी फिगर याद रखनी है कि ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंस इज़ 450 nm, it gives the prediction of severe fetal hemolysis. So these were 2 biochemical tests for assessing the antenatal hazards during pregnancy, और हमें ये तब कराने हैं जब हमें कोई डर है कि फीटल जो है डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल डेथ हो सकती है, एंटीपार्टम प्रॉब्लम आ सकती है। ये 2 टेस्ट क्लियर, लंग मैच्योरिटी वाला भी और आइसो इम्यूनाइजेशन वाला, सिर्फ फिगर याद करने हैं और कुछ नहीं। अब दूसरा मेन जो करते हैं, जो मेरे और तुम्हारे इंटरेस्ट का है, दैट इज़ एंटीपार्टम में
फिजिकल के लिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बायोफिजिकल के लिए। तो फर्स्ट है फीटल मूवमेंट टेस्ट, इसको ध्यान से समझो। फीटल मूवमेंट टेस्ट क्या है? अभी बच्चे की मूवमेंट हमने माँ से पूछना है। मैंने बताया था ना कि 28 वीक्स अंदाज़ा 6.5 या 7 महीने पे माँ को महसूस होता है कि बच्चा हिल रहा है, उसकी टांग मेरे को लग रही है, उसका हाथ मुझे लग रहा है ना, वो क्विकनिंग है, उसको क्विकनिंग कहते हैं, दैट इज़ फीटल मूवमेंट। अब उसको मदर को 2 तरीके बताने हैं उस मूवमेंट को काउंट करने के, कि मान लो तू सुबह उठी 9 बजे, तूने सिर्फ ये फील करना है कि कितनी बार बच्चा हिला, और दिन में अगर 12 घंटे में मान लो 3 बजे तक 10 बार हिल गया तो मतलब टेस्ट ठीक है। 12 घंटे में अगर 10 या 10 से ज़्यादा बार फीटल मूवमेंट हो रही है, दैट इज़ गुड। फर्स्ट टेस्ट ये था काउंटिंग वाला टेस्ट, इसको बोलते हैं कार्डिफ काउंट 10 फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट सुबह अगर 8 बजे माँ को कहा कि तुम आज ध्यान देना कितनी बार बच्चा हिल रहा है, और रात के 8 बजे तक अगर 10 बारी से कम बार हिलता है तो तुम्हारे लिए अब तुम्हारे पास आना चाहिए, डॉक्टर के पास आना चाहिए उसको। अगर 10 बार तक हिल गया 6 घंटे में, 8 में, 12 में, तो दैट इज़ गुड। फर्स्ट फार्मूला कार्डिफ 10 फार्मूला, ठीक हो गया। दूसरा फार्मूला है डेली फीटल मूवमेंट, DFMC, डेली फीटल मूवमेंट काउंट। उसमें क्या करना है? पेशेंट कहती है मैं सारा दिन नहीं काउंट कर सकती, तो उसको फिर कहो चलो ठीक है, तुम मॉर्निंग में 9 बजे, दोपहर को 2 बजे और शाम को 6 बजे काउंट कर लेना, 1 घंटा सिर्फ, 1 घंटा वो काउंट करेगी। तो मतलब हमने 3 घंटे का हिसाब लगवाया उससे, और उसको 4 से गुना कर लो, जितना काउंट उसने किया उसको 4 से गुना कर लो, और वो जो आंसर आएगा वो अगर 10 से ज़्यादा या 10 है तो गुड है। दोनों फार्मूले क्लियर? एनी डाउट? रीना 34, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। फीटल मूवमेंट काउंट कैसे क्या करना है, काउंट किसको कहते हैं, क्विकनिंग किसको कहते हैं? फीटल मूवमेंट्स आर फेल्ट बाय द मदर, दैट इज क्विकनिंग, एंड फर्स्ट फीटल क्विकनिंग इज फेल्ट बाय द मदर आफ्टर 6.5 मंथ, यानी नियरली 28 वीक्स। 28 वीक्स के बाद मदर को फील होती है वो क्विकनिंग, फर्स्ट क्विकनिंग, और उसके बाद उसको ध्यान देना है कि फीटल मूवमेंट। तो बायोफिजिकल टेस्ट ये एक फर्स्ट हुआ, फीटल मूवमेंट काउंट। अंडरस्टैंड? एनी बॉडी? लोकेश, आर यू अंडरस्टैंडिंग? योगेश, लोकेश? अब आ जाता है कभी कभी क्या होता है कि माँ जो है खाती पीती नहीं है, फास्ट रख लेती है, या हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई मदर, तो कभी कभी बच्चे की मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं। अब माँ कह रही है, अब माँ कौन सी, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कह रही है कि मेरी तो बहुत ज़्यादा होती हैं मूवमेंट्स, उसको भी इतना इग्नोर नहीं करना, हमने उससे पूछना है कितनी बार होती हैं, और फिर हमने मदर की ब्लड शुगर भी देखनी है। अगर वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रही है, वी आर टू ऐड डेक्सट्रोज, वी आर टू ऐड ग्लूकोज, और वी आर टू ऐड डाइट इन हर फूड। तो यानी मोर मूवमेंट्स, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही हैं, तो मदर के हाइपोग्लाइसीमिया की ओर ध्यान देना है। और कभी कभी मदर को मोटी होती है ना, बहुत ओबीज होती हैं, पेट बड़ा होता है उनका, चर्बी होती है, उनको कभी कभी मूवमेंट्स कम महसूस होती हैं, तो उस कंडीशन में हम अल्ट्रासोनोग्राफी से मूवमेंट्स देख लेते हैं। यानी ओबेसिटी वाली, हाइड्रोएमनियोज वाली, या फिर जो ड्रग्स लेती हैं, नैरकोटिक्स वगैरह लेती हैं, या कभी कभी बच्चा क्वाइट होता है, यानी शांति होता है, बहुत कम हिलता है, पर अदरवाइज उसकी मूवमेंट्स ठीक होती हैं, तो उनको भी हमने पैथोलॉजिकल नहीं समझना है। अंडरस्टैंड? फीटल मूवमेंट्स को लेके किसी की कोई क्वेरी हो, क्योंकि मैं तुमसे पूछने वाली हूँ, फिर अगर तुम्हें समझ आ रहा तो यू विल हैव टू टेल इफ़ आई आस्क एनीथिंग। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वाइवा का टेस्ट, वाइवा के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन, NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या है कि फीटल हार्ट का फीटल मूवमेंट से लिंक होता है। जब माँ को कोई स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो फीटल हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर माँ को स्ट्रेस नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। तो पहले तो हमें ये पता है 120 to 140 पर मिनट फीटल हार्ट रेट होना चाहिए। और एक अच्छा हाँ, एक पता नहीं वो मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो कि कुछ उल्टा पुल्टा हो गया मुझसे, वो एक जोक सुनाना है मुझे तुम्हें, उसके बाद आगे बढ़ूँगी। कि एक हमारे सर थे, जैसे मैं अभी आज तुम्हें कह रही हूँ
कि यार उल्टा पुल्टा हो गया कुछ मुझसे। उसका रीज़न है ना कि मैं, वो कहते हैं जैसे जैसे खोदती हूँ तो मुझे लगता है इससे पीछे ये पॉइंट रह गया, इससे पीछे ये पॉइंट रह गया। तो मुझे भी ऐसा ही हो रहा है कि वो सर थे, एक चुटकुला सुनाते थे कि एक बार वो मैथ करवा रहे थे और शायद उनसे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और उन्होंने क्या कहा कि अभी तुम्हें जो मैंने परसों 2 दिन पहले 5 दिन पहले पढ़ाया था उसको सबको डिलीट कर दो। तो बच्चे कहते ठीक है जी डिलीट कर दें, पर वो डिलीट हो नहीं सकता ना, वो तो रह गया तुम्हारे दिमाग में। मतलब मैंने ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा तो नहीं समझाया, पर उसको समझाने से पहले कैसे हो रहा है, जैसे डिलीवरी करवा दी अभी एंटीनेटल हो रहा है, ये भी उल्टा पुल्टा ही है। यानी डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी की स्टेजेस हो गई हैं, तो वो कुछ इस तरह का हमारा सिस्टम रहा जिसमें हम पीछे से, यानी रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी चल रही है हमारी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी नहीं चल रही। पर इस रिट्रोस्पेक्टिव में प्रोस्पेक्टिव करते